Hello and Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start with new topic of Science 1 Chapter 2 Work and Energy. This chapter is included in physics. Now we use this term work in our daily life in various context. For example यहाँ पर आप देख सकते हो जिम करते हुए एक बनी दिखाई दे रहा है. तो जब जिम में वर्कआउट करते हैं, अगेन इसमें क्या टर्म यूज़ हो रहा है? वर्कआउट. हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं. अगर वही हम बोलेंगे कि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई भी एक तरह से हमारे लिए काम होता है. उसके अलावा जब लोग ऑफिस में जाते हैं वो लोग भी एक जगह पर बैठे रहते हैं, वो लोग भी कंप्यूटर पर काम करते हैं. घर में अगर खाना बनाना हो उसे भी काम में इंक्लूड करते हैं. सफाई करना, अपनी चीज़ें सही रखना, ये सारी चीज़ें हम किस में इंक्लूड करते हैं? वर्क में इंक्लूड करते हैं. तो हमारे डेली कॉन्टेक्स्ट में वर्क का डेफिनेशन काफ़ी अलग हो जाता है. हम बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में वर्क को यूज़ कर सकते हैं. कुछ अगर हम माइंड का मेंटली भी हम लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं, अपना माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी हम क्या बोलते हैं? उसे वर्क. लेकिन क्या फिज़िक्स में भी वर्क का यही डेफिनेशन है या कुछ और है? ऑब्वियसली साइंस में, फिज़िक्स में वर्क का डेफिनेशन इज़ डिफरेंट. तो आज हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं कि वर्क क्या होता है फिज़िक्स में, उसे करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो क्या होती है, और पावर क्या होता है. ये सारे टर्म्स और ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली टॉपिक से, विच इज़ वर्क. Work is said to be done when force is applied on an object and it causes displacement of the object. अगर हम ध्यान से पढ़े तो क्या लिखा गया है यहाँ पर? वर्क कब होगा फिजिक्स में? जब फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ. डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. लॉस ऑफ मोशन में क्या होता है? जब कोई बॉडी अपनी जगह से मूव करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो जब हम किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स लगाने की वजह से उसमें कुछ मूवमेंट हुआ और मूव होने के बाद उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ऐसे टाइम पर हम क्या बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ, उस ऑब्जेक्ट ने वर्क किया. समझ में आया? उस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया और उससे वर्क हुआ. यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा है. यहाँ पर एक बंदा पुश कर रहा है इस बॉक्स को, तो उसने यहाँ से शुरू किया और d डिस्टेंस कंप्लीट किया. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? d यहाँ पर. और फोर्स कितना अप्लाई किया उसने? F. राइट में, उस डायरेक्शन में वो फोर्स को अप्लाई कर रहा है. तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? वर्क. तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल है. किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है वर्क? 2 चीज़ों पर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब अज्यूम कर लीजिए कि आपके हाथ में कोई बुक है. अगर आप नोट्स ले रहे हो तो आपके हाथ में डेफिनेटली कोई बुक होगी. तो आपके हाथों में, अगर सपोज आप हाथों में उस बुक को ले लो, अगर आपके हाथ में सिर्फ वो बुक ऐसी ही रखी हुई है तो क्या कोई वर्क होगा? नहीं होगा. और वही अगर हम लोगों ने उसको थोड़ा ऊपर उठा दिया, अपने हाथ को उठा दो ज़रा, हाथ को ऊपर, थोड़ा सा बुक को नीचे से ऊपर कर लो अपने हाथ में बुक लेकर, तो क्या आप लोगों ने वर्क किए? यस, वर्क हुआ. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पर और फोर्स किधर लगा? तो यहाँ पर जब हम लोगों ने हैंड को ऊपर पुश किया तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? उस डायरेक्शन में चला गया. तो यहाँ पर वर्क हुआ. क्यों हुआ? बिकॉज हमने फोर्स भी लगाया और उस फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हुआ और उसी डायरेक्शन में हुआ. तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्क डन. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मतलब फोर्स तो लगाया हमने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट
उस फोर्स के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और उस डायरेक्शन का फोर्स देखते हैं हम। तो वर्क का फॉर्मूला यहाँ पर समझ में आ गया। सिंपल सा फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब अज्यूम कर लीजिए कि हम लोगों ने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए और डिस्प्लेसमेंट 40 सेंटीमीटर का हुआ। तो हम लोग वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है वर्क का। तो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए तो मैंने 10 न्यूटन लिख दी, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर इज एक्चुअली 0.4 मीटर्स। मैंने मीटर्स में क्यों कन्वर्ट की? बिकॉज हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं हम एसआई यूनिट में करते हैं। तो एसआई यूनिट में हमेशा मीटर होता है, न्यूटन होता है, किलोग्राम्स होता है, सेकंड होता है। ये सारे यूनिट क्या होते हैं? एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, जो हम ओवरऑल वर्ल्ड में यूज करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 0.4 को तो क्या मिलेगा? 4 न्यूटन मीटर। इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो वर्क का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। लेकिन जिस तरह से हमने फोर्स का यूनिट न्यूटन कर दिया है, मास इंटू एक्सेलरेशन हमने पढ़े, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स का फॉर्मूला, और उसका जो यूनिट होता है वो कुछ और होता है, लेकिन हम क्या लिखते हैं? यूनिट न्यूटन लिखते हैं। तो यहाँ पर वर्क का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। लेकिन हम उसे न्यूटन मीटर नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? जूल्स। तो वर्क का जो यूनिट है वो होता है हमेशा जूल्स में। तो स्टैंडर्ड यूनिट वर्क का क्या है? जूल्स। और यहाँ पर कितना वर्क डन हुआ? 4 जूल्स का। काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है और इसका एप्लीकेशन भी काफ़ी सिंपल है कि जहाँ पर जिस डायरेक्शन में फोर्स हुआ उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, हम लोगों को आंसर मिला। न्यूटन मीटर्स में 1 न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं? 1 जूल बोलते हैं। अब सेम डायरेक्शन में यहाँ पर एक टॉय का एग्जाम्पल दिया गया है जिसको हम पुल कर रहे हैं। तो जब टॉय को पुल कर रहे हैं तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं, बिकॉज फोर्स का, वर्क का फॉर्मूला हमें पता है। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो तो, यानी यहाँ पर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई की हूँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? देखो टॉय कार का इस डायरेक्शन में। तो यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने के बाद जब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो बीच में एक एंगल बन रहा है इन दोनों के। तो ऐसे टाइम पे हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। इसके लिए एक एडवांस्ड फॉर्मूला है, ज़्यादा एडवांस नहीं है ये फॉर्मूला, थोड़ा सा एडवांस है, सिर्फ एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है, लेकिन वो कैसे आता है वो अब हम देखेंगे यहाँ पर। तो इतना याद रखो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल चीज़ है, यहाँ तक हमने अब तक के ये कंसेप्ट क्लियर किया। अब जब डायरेक्शन अलग होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर एक ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्राइंगल ही दिख रहा है यहाँ पर। फोर्स हमने F अप्लाई किए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ इस लाइन में, और इस डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पर हमने F1 जो लिखे हैं वो है फोर्स का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हुआ उस डायरेक्शन में फोर्स का कितना इन्फ्लुएंस था उसे हम क्या बोलेंगे? F1। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन का। तो हम इस फॉर्मूले में F1 को क्या कंसीडर करेंगे? फोर्स। एक्चुअल फोर्स कहाँ पर अप्लाई किया है? ये टेढ़े डायरेक्शन में। लेकिन हम कौन सा फोर्स कैलकुलेट करने वाले? F1 कैलकुलेट करने वाले। अब कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। कॉस थीटा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ोगे मैथ्स में, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारी फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो कॉस थीटा ट्राइंगल का एक फॉर्मूला है जिसमें थीटा क्या होता है? एंगल। यहाँ पर एंगल बन रहा है, उसे हमने एंगल को नाम दे दिए थीटा। कोई भी एंगल बन रहा हो, कितने भी डिग्रीज का बन रहा हो, उसे हम क्या बोल देंगे? थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को। राइट एंगल ट्राइंगल में
हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है? 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेनस। यहाँ पर हाइपोटेनस दिख रहा है और एंगल के जस्ट बाजू में जो साइड है इसे हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड, बेस, और अपोजिट साइड को हम अपोजिट साइड बोलते हैं यहाँ पर। तो कॉस थीटा क्या होता है? हमेशा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड कितना है? F1 अपॉन हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर? F। तो अगर मैं इस नीचे वाले F को मल्टीप्लिकेशन में ऊपर लेके जाऊँ तो F1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F cos थीटा। अब वर्क के लिए मैंने क्या बोली थी फॉर्मूला? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कौन सा फोर्स है यहाँ पर? F1। तो F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन F1 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किए, क्या मिली? F cos थीटा मिली। तो हम लोगों ने क्या लिखे? F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब सिंपल चीज़ है, F और S को मैंने साथ में लिखी हूँ यहाँ पर और cos थीटा को अलग से लिखा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या बन गया? F S cos थीटा। अब ये फॉर्मूला हम जनरली हर चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एंगल हो या ना हो। लेकिन इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था वो कब अप्लाई करेंगे? सिर्फ और सिर्फ तब जब फोर्स और डायरेक्शन का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग था, इस वजह से हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस है, तो हम इसे हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, चाहे एंगल एक्यूट एंगल हो, 0 हो, 180 हो, कम हो, ज़्यादा हो, हर एंगल पर हम यूज़ कर सकते हैं। और cos थीटा की वैल्यू हर एंगल पर हमें पता है, तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। कब? जब डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर थीटा एंगल है, यहाँ पर F cos थीटा है, यहाँ पर फोर्स है। तो वर्क का क्या हो गया फॉर्मूला? F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको एक साथ लिखे तो क्या हो गया? F S cos थीटा। तो वर्क के हम लोगों ने दो फॉर्मूला देखे, एक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये कब अप्लाई होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। और वर्क इज इक्वल्स टू F S cos थीटा कब अप्लाई होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी अलग अलग डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है, और उस एंगल का नाम क्या होता है? थीटा। और SI यूनिट क्या होता है? वर्क का जूल्स। तो 1 जूल क्या होता है? 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, ये मैंने पहले बता दी थी। लेकिन एक्चुअली वो जूल क्या होता है, उसका डेफिनेशन दिया गया है कि जब हमें 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना होगा और किसी ऑब्जेक्ट पर, और जब हमने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल की, 1 मीटर का उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर जब 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? 1 जूल या फिर 1 न्यूटन मीटर। समझ में आया? यहाँ पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए तो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 1 जूल हम लोगों ने वर्क किया। उसके बाद आते हैं हम CGS यूनिट में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो ये यूनिट, जैसे हम लोगों ने सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में मीटर का क्या होता है? सेंटीमीटर हो जाता है, किलोग्राम्स का ग्राम होता है, न्यूटन का डाइन होता है, उसी तरह से जूल्स का हो जाता है अर्ग। तो जूल्स का जो CGS सिस्टम में यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं? अर्ग। और 1 अर्ग किसके बराबर होगा? 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? जब 1 डाइन का फोर्स हम अप्लाई करते हैं और बॉडी 1 सेंटीमीटर से मूव करती है, डिस्प्लेस होती है, तो उस टाइम पर जो वर्क होता है उसे हम क्या बोलेंगे? 1 अर्ग। अब हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। तो जूल और अर्ग के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ देखेंगे हम।
न्यूटन कितना पता है हमें, 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन्स और 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁵2 सेंटीमीटर। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। ये फॉर्मूला सही है, यहाँ तक कि कोई डाउट नहीं होगा। अब 1 जूल इज इक्वल्स टू, मैंने 1 न्यूटन के बदले क्या लिखी हूँ, 10⁵ डाइन, और 1 मीटर के बदले क्या लिखे हैं, 10⁵2 सेंटीमीटर। तो 10⁵ इंटू 10⁵2 a⁵b इंटू b⁵c, (10⁵5 इंटू 10⁵2 a⁵x इंटू b⁵y इज इक्वल्स टू a⁵x प्लस y। अब यहाँ पर हम दोनों को ऐड कर देंगे, क्या होगा, 10⁷7 डाइन सेंटीमीटर। तो 1 जूल क्या हो जाएगा, 10⁷7 अर्ग। क्यों 10⁷7 अर्ग हुआ, बिकॉज यहाँ पर डाइन सेंटीमीटर है और 1 डाइन सेंटीमीटर इज 1 अर्ग, तो 10⁷7 डाइन सेंटीमीटर वुड बी 10⁷7 अर्ग। तो जूल और अर्ग के बीच में रिलेशनशिप क्या है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁷7 अर्ग। ये सारे रिलेशनशिप आपको याद रखने हैं, बिकॉज ये रिलेशनशिप एग्जाम में हम लोगों को जब एग्जाम्पल्स करते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स, तो उसमें पूछा जाता है। लाइक हम लोगों को हो सकता है डाइन्स में दिया गया हो फोर्स, हम लोगों को सेंटीमीटर में दिया गया हो कोई यूनिट, और हम लोगों को बोले कि वर्क कैलकुलेट करो जूल्स में, तो हम जो निकालेंगे वो अर्ग में होगा। तो उसे कन्वर्ट करने के टाइम पर हम लोगों को ये रिलेशनशिप याद होनी चाहिए, इसीलिए ये रिलेशनशिप समझाया जा रही है। अब यहाँ पर हम फोर्स वर्क के 3 अलग अलग टाइप देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या होता है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो जब फोर्स और डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होंगे, डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। उस टाइम पे जब वर्क होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क। अब इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इस तरह से दिया गया है कि cos 0 डिग्री क्या होगा, थीटा क्या है दोनों के बीच में, 0, तो cos 0 डिग्री 1 वैल्यू होती है इसकी। ये आप जब ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, बट फिलहाल के लिए इतना समझो कि cos 0 क्या होता है, 1। तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर कोई साइन में चेंज नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो वर्क डन उस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव। उसके बाद में अगर दोनों के बीच में कोई एंगल है, सपोज जैसे ये टॉय का एग्जांपल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एक एंगल है, उस एंगल को हम लोगों ने थीटा बोला है। अगर वो एंगल 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा मतलब कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो अगर एक्यूट एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो उस टाइम पे भी जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। अब ये क्यों होगा, बिकॉज cos थीटा की वैल्यू 90 से नीचे क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगेन वही सिंपल लॉजिक है, लेकिन अभी cos थीटा ये टर्म थोड़े आप लोगों को डिफिकल्ट लगेंगे, बट ये सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों के बीच में एंगल या तो 0 होगा या तो 90 से कम होगा, मतलब एक्यूट एंगल होगा। फिर आता है 0 वर्क। अब फोर्स लगाने के बाद भी 0 वर्क हो सकता है क्या, हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये एक बैग कैरी कर रहा है, फोर्स हम बैग को जब कैरी करते हैं तो ऊपर की तरफ खींचते हैं, यहाँ पर दिख रहा है फोर्स का डायरेक्शन, और जब हम चलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं हम, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। अब थीटा क्या हो गया, 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो उस कंडीशन में वर्क डन भी क्या होगा, 0। इसके अलावा वर्क कब 0 हो सकता है, अगर फोर्स 0 है तो 0 होगा,
या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब अगर तीनों में से कोई भी एक वैल्यू जीरो हो रही है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई हूँ। उस टाइम पर मैंने क्या बताई थी आपको कि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता है, हमारे ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता है। अब अज्यूम कर लो ये अर्थ है और ये मून है, मून अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे किस तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ, लेकिन ये किस तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अगेन 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया? इसके बाद वाला वर्क आप समझ गए होंगे, नेगेटिव वर्क। अब नेगेटिव वर्क क्या होता है, जब हम फोर्स एक डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अब ऐसे होता है क्या, ऑब्वियसली होता है, इसीलिए तो हम इसे पढ़ रहे हैं। एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले लो, हम लोगों ने उसे पुश किए, फोर्स नीचे की तरफ उस पर अप्लाई किए, तो जब हम फोर्स को रिलीज कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, उल्टी जाएगी स्प्रिंग, बाउंस होगी, तो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में गया और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में हुआ, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ऐसे टाइम पर जो वर्क होगा उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क। अब इसका भी हम एंगल की मदद से समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। थीटा क्या होगा, 180 डिग्री, बिकॉज दोनों के बीच में अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे थीटा 180 डिग्री है और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो वर्क के फॉर्मूले में इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। इस वजह से भी हम इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क। इसका एक और एग्जांपल है, कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पर एक स्लोप है, इस स्लोप पर ये गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है और यहाँ पर कोई खड़ा है जो उसे खींचने की कोशिश कर रहा है, उस गाड़ी को खींचने की कोशिश कर रहा है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, तो ऐसे टाइम पे जो वर्क डन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क कब कब होगा, जब दोनों के बीच में एंगल या तो जीरो होगा या तो एक्यूट एंगल होगा। जीरो वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। और नेगेटिव वर्क कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन या तो अपोजिट होगा या फिर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि जब एंगल 0 डिग्री होगा तो पॉजिटिव वर्क, 180 डिग्री होगा तो नेगेटिव वर्क और 90 डिग्री होगा तो जीरो वर्क। बस ये 3 कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। फिर अब हम इतना सारा जो वर्क कर रहे हैं, उस वर्क को करने के लिए हमें कुछ एनर्जी लगेगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर कैपेसिटी टू डू वर्क, यहाँ पर क्या दिया गया है, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। किसी भी बॉडी को वर्क करने के लिए कुछ कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, उसकी एनर्जी। इसका भी एसआई यूनिट सेम रहता है जैसे वर्क का है। वर्क का एसआई यूनिट क्या था, जूल्स, तो एनर्जी का भी एसआई यूनिट क्या होगा, जूल्स। वर्क का सीजीएस सिस्टम क्या था, अर्ग्स, तो एनर्जी का भी क्या होगा, अर्ग। अब एनर्जी के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जैसे कि हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, अगर आप हीटर ऑन करते हो, गीज़र ऑन करते हो, उस टाइम पर एक एनर्जी रहती है, हीट से एक एनर्जी निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी बोलते हैं।
साउंड एनर्जी, जब हम बोलते हैं उस टाइम पर जो एनर्जी लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? साउंड एनर्जी। केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी, जो हमें लाइट से मिलती है, जैसे सन से जो हमें एनर्जी मिलती है, जैसे प्लांट्स हम लोगों ने पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं सन की एनर्जी यूज करके, तो वो सन की एनर्जी क्या हो जाती है? सोलार एनर्जी बोलते हैं उसे, वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है और उसे क्या बोलेंगे? लाइट एनर्जी में इंक्लूड करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जी का मिक्सचर है, एक तो काइनेटिक और पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखो, जब कोई ऑब्जेक्ट एक अपनी ऊंचाई पर है या किसी जगह पर है, मूव नहीं कर रहा है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जब वो कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक। तो जब एक बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों रहती है तो हम उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। और फिर आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम लोगों के घर में ट्यूबलाइट्स वगैरह में, लैंप वगैरह में, बहुत सारे सोर्सेस में हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक यहाँ पर कंसेप्ट है, एक लॉ है। जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाम से समझ में आ रहा है कंजर्व कर रही है एनर्जी, मतलब एनर्जी यहाँ पर दिया गया है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना हम उसे बना सकते हैं ना हम उसे खत्म कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है और ये चलता रहता है। तो अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूनिवर्स में हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, ना खत्म होती है ना क्रिएट होती है। जितनी एनर्जी यूनिवर्स में स्टार्टिंग में थी उतनी ही एनर्जी अभी भी है, बस क्या फर्क है? एनर्जी दूसरे दूसरे फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से एनर्जी कन्वर्ट होती है। यहाँ पर दिख रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी में हीटर या गीज़र अगर आपके घर में होगा तो उससे कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं? पानी गर्म करते हैं, वो क्या हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। फिर थर्मोकपल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट, तो इसे हम बोलते हैं थर्मोकपल। तो हीट एनर्जी से इससे क्या बन गई? इलेक्ट्रिसिटी बन गई। तो ये क्या हो गया? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी, जैसे कि अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कन्वर्ट हो रही है आपके माइक्रोफोन से या आपके फ़ोन से या आपके टीवी से, टेलीविज़न से, कहीं से भी वो कन्वर्ट हो रही है किस एनर्जी में? साउंड एनर्जी में। और मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरी साउंड एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। फिर आता है केमिकल एनर्जी। ऑब्वियसली हमारे घर में सबके पास एक फ़ोन होगा, सबके घर में एक फ़ोन होगा। फ़ोन को जब हम चार्ज करते हैं तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी हम उसे प्रोवाइड करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी जब चार्ज होती है तो बैटरी होती है हमारे फ़ोन में, वो बैटरी एक केमिकल कंपोनेंट है और सेकेंडरी सेल जिसको हम बोलते हैं वो चार्ज हो जाती है। तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई हमारी केमिकल एनर्जी में और फ़ोन पूरा चार्ज हो जाता है। फिर हमने चार्जर अनप्लग कर दिए, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जब एनर्जी हमारे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होती है, क्यों ख़त्म होती है? बिकॉज केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है उस टाइम पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और साथ ही साथ हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादा देर तक अगर हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमारा फ़ोन हीट होने लगता है, एनर्जी रेडिएट करता है वो, तो उससे भी क्या हो जाता है? एनर्जी का लॉस होता है। उसके बाद आता है लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी से हमारे घर में ट्यूबलाइट है, लैंप्स हैं, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी कौन सी एनर्जी कन्वर्ट कर रही है? किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और वही मैंने सन का एग्जांपल दी हूँ, सोलार सेल्स वगैरह होता है, वो क्या करते हैं? सन की एनर्जी को, सोलार एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि यहाँ पर
अगर आपके घर में फ़ैन होगा या एसी होगा तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, हम लोगों को हवा मिल रही है, मूवमेंट हो रहा है फ़ैन में, तो उसे बोलेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। और अगर आप लोगों के स्कूल में जनरेटर वगैरह है तो नोटिस किया होगा कि उसमें भी कुछ काम होता रहता है जिससे वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक चीज़ हम लोगों ने क्या सीखे इस चीज़ से कि एनर्जी हमेशा कोई ना कोई फॉर्म में कन्वर्ट होगी ही, चाहे वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल हो या हीट एनर्जी हो या हम लोगों की लाइट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, कोई ना कोई फॉर्म में हमेशा एनर्जी कन्वर्ट होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी को कभी हम क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और यूनिवर्स में टोटल एनर्जी कितनी होती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। जितनी यूनिवर्स के स्टार्ट में थी, जब यूनिवर्स बना था उस टाइम पर जो एनर्जी थी आज भी उतनी ही एनर्जी है। तो फिर हम बोलते हैं कि पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो रहा है, एनर्जी ख़त्म हो रही है, वो क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ख़त्म हो रहा है, वो दूसरे फॉर्म में जा रहा है। ये जैसे कि हम लोगों का पेट्रोल, डीजल, ये जब हम यूज़ करते हैं वो जाता है हम लोगों का हीट एनर्जी बन जाता है और साउंड एनर्जी बन जाता है। इस तरह से वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और हमें अभी तक ये नहीं पता है कि हम उस दूसरे फॉर्म से पहले वाले फॉर्म में कैसे लेकर आए। इसलिए हम बोलते हैं कि एनर्जी ख़त्म होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है फ्यूल्स वगैरह, लेकिन एक्चुअली एनर्जी नहीं ख़त्म हो रही है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और वो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है जिसे हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम बोलते हैं कि ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझा। अब हम डिटेल में मैंने जो बोली थी 2 एनर्जीज पढ़ने वाले हैं, वो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टेट की वजह से कैसे एनर्जी हो सकती है? जैसे कि हम टैंक्स में पानी भरते हैं, हमारी बिल्डिंग में टैंक्स हो गए, आपकी बिल्डिंग में भी टैंक्स हो गए, तो मोटर से पानी नीचे से ऊपर चढ़ता है तो लिक्विड स्टेट है। तो जब हम स्टोर करते हैं लिक्विड को किसी भी चीज़ में, सपोज आपने अगर बॉटल में भी स्टोर करके रखा है वाटर को, तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, और वो एनर्जी हमेशा जब कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, जब वो मूव करने लगेगा तो उसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी में। अब आप कैसे समझोगे कि बॉटल में भी पोटेंशियल एनर्जी है? अगर हम बॉटल के एकदम बॉटम पे होल कर दें तो उसमें से पानी नीचे गिरने लगेगा। क्यों गिरने लगा? बिकॉज उसके अंदर एक एनर्जी थी, उस वाटर में एनर्जी थी। जब हमने उस बॉटल में पानी भरा तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी बिकॉज ऑफ लिक्विड स्टेट। ये स्टेट की वजह से हुआ कि वहाँ पर एक एनर्जी स्टोर हो गई, और जैसे ही हमने उसमें नीचे से होल किया तो वो एनर्जी रिलीज होने लगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो गई? मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट होता है तो मैंने क्या बताई थी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और वो जो बीच में जो प्रोसेस रहता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों मिक्स रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन दिया गया है कि जब ऑब्जेक्ट मूव होता है और मोशन में होता है तो उस टाइम पर उसके पास जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक वर्ड याद रखो, स्टोर्ड, और काइनेटिक के लिए मोशन। तो जब भी कोई चीज़ स्टोर्ड फॉर्म में होगी, रुकी हुई होगी, तो उस टाइम पे उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, मोशन में होगा, उस टाइम पर उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर कि वाटरफॉल के टॉप पर जो पानी होता है वो नीचे मूव होता है, तो एकदम जो टॉप पर जो पानी होता है हाइट पर होता है। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक हाइट होती है, पर्टिकुलर हाइट पर लेकर जाओगे तो ही उसमें मूवमेंट होगा, तो ही वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को एक वर्क करना पड़ेगा उसे एक पर्टिकुलर हाइट पे लेकर जाने के लिए।
तो वाटरफॉल में पर्टिकुलर हाइट पर रहता है, तो उस टाइम पर उसके पास एनर्जी होगी और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और वाटरफॉल जो हो रहा है उस टाइम पर वाटर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो वो एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। योयो अगर आपने बचपन में खेला होगा, तो जब योयो खेलते तो उस टाइम पे हम लोग उसे क्या करते हैं, ऊपर से नीचे छोड़ देते हैं, तो वो नीचे तक के जाता है बॉल और फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। तो ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। कैसे, जब हम ऊपर हाइट पे लेके आते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, नीचे छोड़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। ऐसे हम योयो इस तरह से हम खेलते रहते हैं। फिर आता है बो एंड एरो, आप लोगों ने देखा रहेगा या मूवीज में देखा होगा। तो बो एंड एरो में हम लोग क्या करते हैं, बो को पीछे की तरफ खींचते हैं, तो उसके पास एक काफ़ी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो बो में एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं एरो को, तो एरो मूव होता है आगे की तरफ, और उस टाइम पर उसके पास एनर्जी जो हो जाती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर हम एग्जांपल देखने वाले हैं। जब एनर्जी रिलीज होती है स्टोर्ड फॉर्म से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि बो से एरो रिलीज हुआ तो उसके पास एक मोशन आ गया और उसके पास जो एनर्जी उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ये साइकिलिंग कर रहा है, साइकिल करते हुए नीचे जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। ये लोग भाग रहे हैं, मसल मूव हो रहा है, इन लोगों का मूवमेंट हो रहा है, बॉडी मोशन में है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी। कार मूव हो रही है, मोशन में है, इसका मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखने वाले हैं और वो किस तरह से डिराइव हुआ। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या बोली हूँ मैंने, कि बॉडी को एक हाइट पर लेकर जाएंगे, वर्क करेंगे कुछ, तो वो हाइट पर पहुंचेगी तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अज्यूम कर लो कि मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m। कितना मास है मुझे नहीं पता, 1 किलो 2 किलो कुछ भी हो, उसे मैंने स्मॉल m बोली हो। उसे मैंने एक पर्टिकुलर हाइट पर लेकर गई, नीचे से ऊपर लेकर गई, वो हाइट हो गई h। कितनी हाइट है नहीं पता हमें, हम लोगों ने क्या बोल दिया, स्मॉल h। ऊपर जाकर भी उसका मास सेम ही रहेगा, कैपिटल M स्मॉल m। तो अब जब मैंने नीचे से ऊपर मूव की तो ऊपर एक हाइट पर पहुंचने के पास उसके पास एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे कैसे कैलकुलेट करता है। अब फोर्स का फॉर्मूला पता है हमें, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है यहाँ पर, स्मॉल m। और एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, किस चीज़ का एक्सेलरेशन है, यहाँ पर नीचे ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है। हमेशा ग्रेविटी अपोज करती है हमें कोई भी चीज़ ऊपर लेकर जाने से, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर किस चीज़ का है, ग्रेविटी का। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, m इंटू जी। अब वर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़े थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स अप्लाई किया हम लोगों ने, m इंटू जी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नीचे से ऊपर h, हाइट कितना, तो वर्क कितना हो गया, m इंटू जी इंटू h। और मैंने आप लोगों को बताई हूँ कि जितना वर्क करेंगे उतना ही एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने कितना वर्क की, m इंटू जी इंटू एच, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, m इंटू जी इंटू एच, जिसको mgh भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ द बॉडी, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, कितनी हाइट पर हमने उस बॉडी को लेकर गए हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, h, कितना ज़्यादा हाइट पर पहुँचे हैं। अब सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का भी एक फॉर्मूला है, हाफ mv² है, लेकिन वो किस तरह से होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो थोड़ा सा क्वाइट लॉन्ग डेरिवेशन है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पावर।
पावर क्या होता है, ये भी हम बहुत डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि इसके पास ज़्यादा पावर है, इसके पास कम पावर है। तो पावर एग्जैक्टली क्या डिफाइन करता है? अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो वो कितने एफिशिएंटली कर पा रही हूँ, उसे हम क्या बोलेंगे? पावर। अगर मैं ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा जल्दी कोई काम कर पा रही हूँ, मतलब मेरा पावर ज़्यादा है। अगर मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ उस काम को करने के लिए, तो मैं क्या बोलूँगी? मेरा पावर कम है। तो पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। पावर क्या होता है? रेट एट विच वर्क इज डन। रेट हमेशा मैंने बोली हूँ क्या होता है? अपॉन टाइम। जब भी हम किसी भी चीज़ की रेट की बात कर रहे हैं, हमेशा हम उसे डिवाइड करेंगे बाय टाइम। तो यहाँ पर हम किसका रेट बात कर रहे हैं? वर्क के रेट की बात कर रहे हैं। तो वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा पावर का फॉर्मूला। अब वर्क का यूनिट क्या है? जूल्स। टाइम का यूनिट सेकेंड। तो यूनिट क्या हो गया पावर का? जूल्स पर सेकेंड। लेकिन हम फिर से इसे जूल्स पर सेकेंड नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसे? वॉट। तो पावर का यूनिट होता है वॉट। या आप लोगों ने नॉर्मली आपके घर में भी टर्म यूज़ करते होंगे। बल्ब जब हम लाते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं इतने पावर का, इतने वॉट का बल्ब लेकर आओ, जितना ज़्यादा वॉट उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो ये पावर किस टर्म में हम लोग यूज़ कर रहे हैं? हम फिजिक्स के टर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो पावर क्या होता है? रेट एट विच वर्क इज डन। अब यहाँ पर इसे समझ लीजिए कि कोई इंसान काम करने के लिए 5 सेकेंड ले रहा है। 10 जूल का काम है, कोई 5 सेकेंड ले रहा है, कोई 2 सेकेंड ले रहा है उसी काम को करने के लिए। तो पावर जिसने कम टाइम में लिया उसका पावर ज़्यादा होगा, उसका वॉट ज़्यादा होगा। जिसने ज़्यादा टाइम लिया उसका पावर कम होगा, उसका वॉट भी क्या होगा? कम होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क समझ लीजिए, एक छोटा सा, कि अगर एक बॉडी है जिसके पास सपोज 1 पर्सन है, जिसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं, तो उसका पास उसने वर्क कितना किया? W1 विच इज 10 जूल्स, और टाइम उसने कितना लिया? T1 विच इज 5 सेकेंड। तो पावर उसका कितना होगा? P1 इज इक्वल्स टू, ये आपको कैलकुलेट करना है, P1। और सेकेंड है वर्क 2। वर्क 2 भी सेम है 10 जूल्स, लेकिन टाइम यहाँ पर उसने लिया है 2 सेकेंड्स। तो P2 कितना होगा? ये भी आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत इजीली होगा। यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी दिया गया है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। आपकी वैल्यूज़ भी बहुत सिंपल है। और बताइए मुझे कि कितना होगा इसका वॉट। अब नॉर्मली जब हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं यूनिट पावर का, तो उस टाइम पे हम हॉर्स पावर की बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मोस्टली गाड़ी में ये चीज़ सुना होगा कि गाड़ी इतने हॉर्स पावर की, उतने हॉर्स पावर की है। तो हॉर्स पावर एग्जैक्टली क्या होता है? ये भी एक यूनिट है, नॉर्मल यूनिट है हम लोगों का पावर का। और ये क्या होता है? 1 हॉर्स पावर इज एक्चुअली 746 वॉट्स। 746 वॉट्स जब हो गए तो उसे हम क्या बोलते हैं? 1 हॉर्स पावर। दूसरा हम जो कॉमन टर्म यूज़ करते हैं वो होता है किलोवॉट्स। किलोवॉट्स क्या होता है? 1000 वॉट के बराबर होता है। तो इतना कॉमन यूनिट समझ में आ गया हम लोगों को पावर का। उसके बाद हम पावर एक और टर्म यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। पावर चला गया, पावर कट हो गया हम लोगों के घर में, तो पावर यहाँ पर किस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं? एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं 1 घंटे में, तो हम लोगों का 1 यूनिट गिरेगा। आप लोगों ने मोस्टली पेरेंट्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि 1 यूनिट जा रहा है, 2 यूनिट जा रहा है, 3 यूनिट जा रहा है, आज 10 यूनिट चला गया। तो ये यूनिट क्या होता है एक्चुअली? ये 1 किलोवाट आवर होता है। मतलब 1 किलोवाट, 1 किलोवाट कितना होता है? 1000 वॉट। तो 1000 वॉट अगर हम 1 घंटे में यूज़ कर रहे हैं तो 1 यूनिट गिरेगा। अगर हम 2000 वॉट यूज़ कर रहे हैं 1 घंटे में तो 2 यूनिट गिरेगा। तो यहाँ पर इस तरह से यूनिट गिरता रहता है हम लोगों का। जो इलेक्ट्रिसिटी में मीटर में जो दिखेगा आपको, अगर आप नोटिस करोगे
तो वहाँ पर वो जो यूनिट होता है वो कुछ नहीं होता है, बल्कि हम लोगों का कितना वॉट हम यूज़ कर रहे हैं 1 घंटे में, उसे हम बोलते हैं 1 यूनिट। ये हम लोगों की डोमेस्टिक एनर्जी के टर्म्स में बात हो गई। अब 1 किलोवाट आवर को हम कन्वर्ट करेंगे जूल्स में। तो यहाँ पर 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट कितना होता है 1000 वॉट इंटू 1 आवर। अब हम लोग अपने नॉर्मल अगर SI यूनिट में बात करें तो 1000 वॉट इंटू 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 1 आवर में सबसे पहले तो 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 सेकेंड हो गया। तो 36, 6 6 36 इंटू 10⁻³ था यहाँ पर, और 2 0 हो गए, तो ये कितना हो गया 10⁵ हो गया। तो वॉट इंटू सेकेंड ये इसका यूनिट बना है। अब 36 इंटू 10⁵ वॉट कितना होता है हम लोगों ने देखे जूल पर सेकेंड, तो हम लोगों ने वही लिखे जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड। सेकेंड नीचे डिवीजन में, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 36 इंटू 10⁵ जूल्स। अब अगर मैं यहाँ पर एक डेसिमल लगा रही हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁶ हो जाएगा, एक वैल्यू बढ़ जाती है। तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर मतलब कितना जूल्स कंज्यूम हुआ 3.6 इंटू 10⁶ जूल कंज्यूम हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया हम लोगों ने क्या क्या देखे आज के दिन में। सबसे पहले तो वर्क, उसका डेफिनेशन, 3 टाइप के वर्क होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। वो कब कब हो गए। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखे हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फिर हम लोगों ने थोड़ा सा समझा। उसके बाद में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को समझा, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बाद हम लोगों ने क्या देखे, पोटेंशियल एनर्जी का एक छोटा सा डेरिवेशन, और फिर उसके बाद हम आए कंसेप्ट के पावर पे, और हम लोगों ने पावर के कंसेप्ट में उसके यूनिट और उसका एक्सप्लेनेशन, ये हम लोगों ने एक छोटा सा पूरा कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने जो चैप्टर है हम लोगों का वर्क एंड एनर्जी, यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें लर्न किए हैं। होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर हियरिंग।